हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस परिवार में स्वागत है। हाँ, अगर आप इस क्लास में आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहपाठियों के पास शेयर कीजिएगा। यह हमारा विज्ञान का तीसरा पार्ट है। मैंने सेट 1 और 2 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। देखने के लिए आप नहीं आए हैं, आपको लिखना है, क्योंकि आरडीएस आपको कहता है आरडीएस क्लासेस में आप आए हैं तो प्लीज़ आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा और लिखना ज़रूरी है। यह प्रश्न आपके लिए परीक्षा में बहुत अच्छा से याद रखिएगा। यह प्रश्न परीक्षा में इम्पोर्टेंट है और मेरा मतलब जहाँ तक सोच है, मानना है, यह प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। ठीक है, हम सेट तीसरा कराएंगे और अगर इतना आप विज्ञान में मेरा 5 सेट आने वाला है, अगर 5 सेट कर लेते हैं तो मेरा जहाँ तक मतलब अनुमान है, इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। ठीक है, हम यहाँ चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या है? लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है। आपका टारगेट 2026 को रखते हुए बनाया गया है और 400 प्लस रिजल्ट लाने की गारंटी रखते हैं। ठीक है, अगर यह प्रश्न आपको आ जाए लिखने को तो आप कैसे लिखिएगा? कैसे आप लिखिएगा? हम लिखेंगे लैंगिक जनन, एक साइड लिख लेंगे। इसका आंसर अगर हमको लिखना होगा, एक साइड हम लिख लेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरे साइड लिख लेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में क्या अंतर है? लैंगिक जनन होता है, इसमें हम लिखेंगे लैंगिक जनन में कि इसमें नर और मादा दोनों की मिलने की जरूरत होती है, लेकिन अलैंगिक ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिखिएगा इस जनन में, इस जनन में नर एवं मादा दोनों को मिलने की जरूरत पड़ती है, मिलने की जरूरत पड़ती है। लिखना जरूर है, अगर इस क्लास में आए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, यकीन मानिए। जस्ट इसका उल्टा होता है, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है कि इस जनन में, मतलब अलैंगिक जनन में, इस जनन में नर एवं मादा को मिलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ती है। लिखिए, एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लिखावट कैसा आ रहा है। आप लोग लिखिए। चलिए ठीक है, लिखिए। इसका दूसरा लिखिएगा, इसका दूसरा लिखिएगा अंतर। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन
की क्रिया होती हैं, इसका उल्टा ही होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें निषेचन की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें निषेचन की जरूरत, एक मिनट गलत हो गया, ओह, जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात इसमें निषेचन की क्रिया होती हैं, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है या जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा लिखते हैं, इसमें भ्रूण का विकास होता है, इसमें भ्रूण का विकास होता है, विकास होता है। इसमें तीसरा में लिखिएगा, या दूसरा था हमारा, तीसरा है कि इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है, इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता। थोड़ा सा हम छोटा इसको कर देते हैं, चलिए दिखाई दे रहा है, लिखिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताएं, अंतर स्पष्ट करें। तो बस इतना आप करके आइए, यकीन मानिए आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, आपको मिलेगा, पहले विश्वास रखिए, ठीक है। अलैंगिक जनन, इस जनन में नर एवं मादा दोनों की मिलने की जरूरत पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा की मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती हैं, जबकि इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लैंगिक जनन में जरूरत होती है, अलैंगिक में जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भ्रूण का विकास होता है, जबकि इसमें भ्रूण का विकास नहीं होता है। आप लोग इतना लिखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है, आप लोग इतना लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपको एक और बात बताना है कि आपने अगर पहला सेट और दूसरा सेट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से आप आते हैं तो मैंने 20 प्रश्न ऑलरेडी करा दिया है, आपको यहाँ 21 से मिलेगा, तो 21 से आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप पीछे जाइए, सेट 1 और सेट 2 कर लीजिए, फिर आइए इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत बेहतर प्रश्न है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस क्या है? आपको याद होगा इसका संबंध गुर्दा से है, किडनी से है। किडनी अचानक अगर खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस के द्वारा आदमी कुछ दिन तक बचा रह सकता है ना, पूरा शरीर के रक्त को फिल्टर करने का काम यह करता है कृत्रिम विधि से डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका बहुत छोटा आंसर लिखेंगे। डायलिसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुर्दे मतलब बोले तो इंग्लिश में किडनी, ठीक है, गुर्दे के फिल्टर करने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है। स्पीड कोई ज़्यादा तो नहीं है,
मेरे ख्याल से मैं स्पीड को देख कर ही चल रहा हूँ, कोई बहुत तेज़ी से नहीं बोलता हूँ, बहुत तीव्र गति से नहीं पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग लिख रहे होंगे। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुर्दे के फिल्टर करने का, मतलब गुर्दे में जो चीज़ भी, जैसे आपका रक्त को फिल्टर करने का काम करता है, रक्त को क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है। रक्त को छानने का काम कौन करता है? गुर्दा करता है। यहीं अगर छानना काम बंद हो जाए तो कृत्रिम विधि से हम फिल्टर विधि, मतलब फिल्टर ही करते हैं, कृत्रिम विधि से वह डायलिसिस होता है, वह डायलिसिस होता है। लिखिए, दो 2027 के लिए भी बैच अब आने वाला है बहुत जल्द। अगर आपके छोटे भाई बहन या कोई भी मित्र हैं तो उनसे बोल दीजिएगा आरडीएस क्लासेज में आने को। और हम लोग यहाँ इस सेशन में, माने 2026 से 2027 में हम लोग बेहतर, मतलब प्रयास करेंगे, आपका रिजल्ट 400 से ऊपर ही आपका आएगा। यकीन मानिए, आप लोग क्लास डेली करिएगा, डेली यहाँ लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिक्कत है लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही जा रहा है, लेकिन अगला बार जो 2027 में जो बच्चे परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लिखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पित्त क्या है? अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर, पित्त क्या है? टारगेट है 2026, हो सकता है पित्त क्या है आपको आ जाए। आप क्या कीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 2026 में परीक्षा है उनका, लेकिन अभी भी रजाई में सोए हैं, कह रहे हैं कि कल पढ़ लेंगे, कल परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं चौथा रोज पढ़ लेंगे। अगर आप भी अगर उसमें से हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। टेबल पर कुर्सी लगाइए, सॉरी हाँ वही टेबल के पास कुर्सी पर बैठ कर फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। यकीन मानिए, अगर जो विद्यार्थी रजाई में सो के पढ़ रहा है, कुछ देर पढ़ेगा, सो जाएगा, नींद आएगी, सो जाएगा, कल पढ़ लेते हैं, ऐसे ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टेबल पर बैठ जाएंगे, बस नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेबल पर बैठ जाते हैं और रील्स देखने लगते हैं। अगर आप लोग वैसे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यकीन मानिए छोड़ दीजिए। मोबाइल में चले देखना, मोबाइल में सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते थोड़ा 5 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं, बस 5 मिनट से ज़्यादा रील्स नहीं देखेंगे, लेकिन जब देखने लग जाते हैं 5 मिनट कब बीत जाता है, वो 5 मिनट 50 मिनट बीत जाता है, पता नहीं लगता है। तो अगर आप उसमें से हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। आपका परीक्षा मात्र आज से 18 दिन है, 18 से 20 दिन है, ठीक है। पित्त क्या है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाइल, इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। पित्त जो होता है यह लीवर इसका निर्माण करता है, पित्त का जो निर्माण करता है लीवर करता है। आपको याद होगा कि जो यह हमारा अमाशय है, यहाँ अगर लीवर पाया जाता है तो लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है पित्त। लीवर निर्माण करता है पित्त का, लेकिन पित्त आकर इकट्ठा रहता है यहाँ पित्त आकर इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। कहाँ रहता है, पित्ताशय में। तो पित्त आकर यहाँ इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, ये पित्त का निर्माण, अब तो कितना ऑप्शन में रहेगा पित्ताशय, आप लोग मार के आइएगा, यकीन कीजिए आप लोग मार के आइएगा, पित्त का निर्माण पित्ताशय ऑप्शन में रहेगा, आप करके आइएगा। लेकिन देखिए वहाँ लीवर यकृत भी रहेगा, तो सोचिए निर्माण नहीं करता है, इकट्ठा कौन रखता है, इकट्ठा पित्ताशय रखता है। तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। और चलते हैं पित्ताशय क्या है। तो पित्ताशय एक पाचक एंजाइम है। पित्ताशय क्या है, इसका रंग हल्का पीले रंग का होता है, लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, पित्त का रंग ऑब्जेक्टिव में पूछता है हल्का पीला, पित्त का रंग हल्का पीला हरा होता है।
हल्का पीला और हरा होता है, जो पाचक पदार्थ की तरह काम करता है, जो पाचक पदार्थ की तरह कार्य करता है। पित्त का निर्माण कौन करता है, यहाँ भी लिख सकते हैं, पित्त का निर्माण लीवर करता है, जो पित्ताशय में जाकर स्टोर या जमा रहता है, जमा हो जाता है। तो पित्त क्या है आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, याद कर लीजिए ना अभी। पित्त क्या है? पित्त हल्का पीले हरा रंग का पाचक पदार्थ है, जिसका निर्माण लीवर करता है, और यह लीवर करने के बाद पित्त जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है? अब बताइए, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। क्या आपने लिख लिया? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आपने लिख लिया। देखिए एक ही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, आपका परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है, इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, यकीन मानिए आपका रिजल्ट औरों से बेटर आएगा जब हमारी बातों को आप मानिएगा। तो थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव को टारगेट करता है यह प्रश्न और सब्जेक्टिव को भी टारगेट करता है यह प्रश्न। तो थोड़ा अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है तो सब्जेक्टिव ठीक है, या सब्जेक्टिव ठीक है तो आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है। विज्ञान में यही खेल है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अगर आपका सब्जेक्टिव ठीक है तो अपने आप ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई गेस की जरूरत नहीं है। आपका अगर कंसेप्ट ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। 24 नंबर कितनों को याद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 24 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखना है। इसमें ऐसा हो सकता है कितने बच्चों को मनुष्य का तो याद होगा ही होगा, मछली का तो सबको याद होना चाहिए, मछली आपको भी याद होगा, मच्छर का कहीं नहीं याद होगा, केचुआ का कहीं नहीं याद होगा, लेकिन दो वो चीज आपको याद होगा। कमेंट करके बताइए, आपके उत्तर का प्रतीक्षा करते हैं। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, आपके उत्तर का प्रतीक्षा है हमें, आपके उत्तर का हमें इंतजार है। कमेंट करके बताइए। चलिए लिखते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय लिखिएगा ऐसे, जे लिखिएगा श्वसन अंग निम्न तरह से हैं। आपको जैसे बनाने आता है वैसे बनाइएगा। जैसे लिखिएगा मछली का श्वसन अंग। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, साउंड का इको है। चलिए साउंड का दिक्कत थोड़ा सा चला गया। देखते हैं कि मछली का श्वसन अंग क्या है। तो आपको पता है गिल्स हैं, गिल्स बोले तो गलफड़ा, ठीक है। दूसरा है हमारा मच्छर का, 1 नंबर ही हो गया। दूसरा हमारा मच्छर का श्वसन अंग ट्रैकिया। मच्छर का क्या होता है? ट्रैकिया होता है। मच्छर का क्या होता है? ट्रैकिया। तीसरा हमारा है केचुआ।
केंचुआ का श्वसन अंग। आप लोग लिख दीजिएगा, हम ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा केंचुआ का श्वसन अंग, लिखिएगा त्वचा। ठीक है, अगला लिखिएगा मनुष्य का, ये तो सब कोई जानता है, मनुष्य का श्वसन अंग। ये आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके ही बताना है, इसका जवाब हम नहीं लिखते हैं, आपको लिखना है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, आप लोग बताइएगा। चलिए लिखिए कमेंट करके, आपका यह प्रश्न आपको जवाब में देना ही होगा। देखते हैं कि कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं मनुष्य का। अगर आप लोग मनुष्य हैं तो अपना श्वसन अंग जरूर आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपने लिख लिया होगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, पर पोषण क्या है। आपको याद होगा पोषण दो प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक होता है पर या विषम पोषण। ठीक है, तो स्वपोषण जो अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे। आपको बताए थे जब यह कोई सूर्य का प्रकाश आ रहा है, किसी पौधा पर आ रहा है, किसी पौधे पर आ रहा है, इनसे भोजन बना रहा है, खुद अपना भोजन बनाते हैं। और एक युगलीना आता है जो अपना भोजन खुद बनाता है। इसके अलावा सोचिए आप, तो जो अपना भोजन खुद बना ले स्वपोषी होता है। लेकिन जो अपना भोजन इस पर निर्भर हो, जो अपना भोजन पेड़ पौधों पर निर्भर हो, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वह कहलाते हैं विषम पोषी या परपोषी। वह कहलाते हैं परपोषण या विषम पोषण। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब परपोषण के उदाहरण तो आपको भर भर के आएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न आपको आता है तो आप भर भर के ऐसे प्रश्न को आप लोग लिख सकते हैं। परपोषण क्या है आप कमेंट करके बताइए। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, अर्थात दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इस प्रक्रिया को पर या विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब जैसे बताइए जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं? अब कहिएगा कि हाँ, आप भी कहिएगा हाँ, हम अपना से भोजन, हम रहते हैं कहीं, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। तो वैसे नहीं सोचिएगा। जो अपना भोजन क्या करें, खुद नहीं बनाए, जैसे हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम पेड़ पौधा से आए हुए अनाज सब अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेता है। तो यहाँ उदाहरण में जैसे मानव लिखिएगा, अब जानवर लिख दीजिएगा, पशु लिख दीजिएगा, इत्यादि लिख दीजिएगा etc। अब पशु में पक्षी लिखिए ना, यहाँ पशु तो हो ही गया, जानवर बोले तो पशु। चलिए पक्षी लिख लेते हैं इत्यादि। अब देखिए मानव में अब कोई नाम तो नहीं आएगा, लेकिन जानवर में नाम आ सकता है, शेर, बाघ, कुत्ता, सियार, लोमड़ी इत्यादि, भैंसी, बकरी, जो भी हो आपका तो यहाँ आ सकता है ना। अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, पक्षी में आ जाएगा तोता, गौरैया, कबूतर, जो भी चिड़िया का नाम आ जाए तो उस क्या है, विषम पोषी है, परपोषी है। कोई दिक्कत है? लिखिए।
हमारा राइटिंग उतना सुंदर नहीं है जितना कि आपका होगा मेरे ख्याल से। आप लोग लिखिए, मेरा मन जहाँ तक मानना है आपको ये समझ में आ जाता होगा, बस इतना ही लिखिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25-26 नंबर। हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका होती है? हमारे पेट में अम्ल होता है, इसकी क्या भूमिका होती है? आपको याद है यह हमारा क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरे हमारा चित्र है भाई, हम जैसे चाहें ऐसे बनाएं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर होगा तो आप अपना चित्र अपने कॉपी में बनाइए और मिटाइए, फिर बनाइए, फिर मिटाइए, आपकी मर्जी। यह हमारा आमाशय है। क्या है? आमाशय है। आमाशय में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम अगर मुख से भोजन करते हैं, हम क्या करते हैं? अगर हमने भोजन किया, भोजन को इन्होंने, यह तो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक तो अम्ल होता है, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान कर दी। और भोजन के साथ जो जीवाणु भी आते हैं, ऐसे थोड़ी है कि हम लोग कुछ जैसे कुछ खा लिए तो उसके भोजन के साथ कुछ जीवाणु नहीं जाएंगे, जाते हैं, तो वह जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जीवाणु को मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो अगर हमसे पूछ दिया गया कि हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है, तो इतना चित्र बना के आप नहीं लिख सकते हैं। चित्र आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चित्र ऐसे बनाइए, हम इधर इसका आंसर लिख देते हैं, आप लोग चित्र बना लीजिए। अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग चित्र लिख दीजिएगा, फिर चित्र बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा हमारे पेट में, चाहे ऐसे लिखिएगा, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं तथा भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। बस हो गया, इतना ही लिखना है। लिखिए, दिख रहा है ना? जूम कर देते हैं थोड़ा सा, लिखिए। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है। देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है या मार देता है। यह चित्र जिसको समझ में आ गया होगा, परिभाषा अपना से नहीं लिख सकता है। हमारी क्लास में अगर आप आए हैं तो याद रखिए, यकीन कीजिए कि अगर आपको यह चित्र समझ में आ जाता है तो क्या आप अपने से नहीं लिख सकते? लिखिएगा, जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आए होते हैं उनको मारने का काम करता है। बस अम्ल की भूमिका तो यही है ना पेट में। चलिए लिखिए। एक और बात आपको बता दें, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। मेहनत से अगर हारिएगा तो फिर जीवन भर पछतावा पड़ेगा, क्योंकि पछताते से कोई फ़ायदा है नहीं। आपका परीक्षा 15-16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़िए। 15-16 दिन और बचा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न मेरा है, कायिक जनन क्या है? 72 प्रश्न है। आपने कायिक जनन के बारे में सुना होगा
कि कुछ वृक्ष होते हैं जिनके हम जड़ लगा देते हैं, वो पौधा का रूप लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके पत्ता फेंक देते हैं तो हो जाता। कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं, कुछ ऐसे जिनको हम काट के तना रोप देते हैं तो वह पौधा हो जाता है। तो यही है कायिक जनन। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कायिक जनन क्या है। जैसे मान लीजिए यह, अब तो ईख मेरे को बनाने आता नहीं है, बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह ईख है, मान के चलिएगा इसकी जड़ें हैं, यह ईख का डंठल है, मतलब ईख है, काट दिया गया है। अब इसको जब हम रोपाई करते हैं, इस आँख को, यहाँ तो आँख है, आँख को बचा के ऐसे काट देते हैं, फिर ऐसे काट देते हैं और फिर इसको खेतों में रोपाई कर देते हैं। रोपने के बाद यह पौधा का रूप ले लेता है। यह पौधा का रूप क्या करता है? ले लेता है, पौधा का रूप ले लेता है। ईख है, उतना अच्छा चित्र बनाने नहीं आता है जितना आप लोग सोचते हैं। फिर भी यह गन्ना है, यह दोनों गन्ना है, ठीक है। यह गन्ना है, क्योंकि यह गन्ना को इस पर से काट दिए थे तो इसका काटा हुआ भाग है, अब इसको तिरछा काट देते हैं, ऐसे इसको काट देते हैं। जैसे मानिए हम इसको छोटा छोटा रूप में काटते हैं, आँख बचा के काट देते हैं और इसकी रोपाई करने के बाद यह आँख फिर जम कर क्या हो जाता है? एक पौधा का निर्माण कर लेता है। तो यह इसका देखिए कौन सा भाग आपने काटा, कौन सा भाग यहाँ से आपने काटा? तना काटा ना। अब आलू है, अब आलू जैसे है, यहाँ आलू मान लीजिए आलू है, यहाँ भी आँख है, यहाँ भी इसका आँख है, यहाँ भी इसका आँख है, यहाँ भी इसका आँख है, यहाँ भी। तब इसको रोपाई कैसे करते हैं? ऐसे काट देते हैं, फिर ऐसे काट देते हैं, फिर रोप देते हैं। इसको रोपने के बाद यह फिर विकास करता है अपना, फिर इसमें आँख भी हो जाता है। तो यह क्या करते हैं? हम तना को काट कर रोप देते हैं। कोई दिक्कत है? अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम जड़ से काट देते हैं। अब जड़ को उखाड़ कर रोप देते हैं। अब जड़ है, जैसे अब कोई फूल ले लीजिए आप, कोई सेमर का मान लीजिए, या कोई वृक्ष हो गया, यह बहुत बड़ा वृक्ष हो गया कोई। अब इस यहाँ से, इस वृक्ष से कोई बीज निकला और यह बीज जो यहाँ है मिट्टी के अंदर एक बीज आ गया। मान लीजिए यह शीशम का वृक्ष नहीं है, यह इसका वृक्ष मानते हैं, आम का मान सकते हैं, आम ले लीजिए, शीशम ले लीजिए, आम नहीं लीजिए, शीशम ले लीजिए। अब शीशम का तो ऐसा वृक्ष नहीं होता, और लंबा होता है, पतला होता है। अब शीशम का वृक्ष है तो यहाँ इसका थोड़ा थोड़ा विकास होगा, इतना बड़ा एक छोटा सा पौधा जमेगा। इसको हम क्या करेंगे? थाला जैसे बोलते हैं ना गांव में, थाला काट लेंगे और फिर इसका रोपाई कर देंगे, फिर यह वृक्ष बन जाएगा। तो यह किससे होता है? जड़ के द्वारा होता है। किससे होता है? जड़ से। आप सेमर भी रोपे होंगे गाँव में, तो सेमर अभी बहुत है गाँव में, लेकिन इसका प्रजाति धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिएगा, पहले शीशम की अपेक्षा अब शीशम आपको नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। हम तो अपने इलाके में देखते हैं, वहाँ तो शीशम का लगभग अब खात्मा ही हो गया है। पहले एक ज़माना था, आज से 15 साल पहले बहुत शीशम हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इक्का दुक्का कहीं देखने को मिल जाता है, वो भी हम छोटे छोटे वृक्ष को लगाते हैं शीशम का, छोटा सा बड़ा होता है, कुछ जाके आगे सूख जाता है। तो शीशम का वृक्ष अब हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद यह लुप्त ना हो जाए। लेकिन सेमर अभी बहुत आयत मात्रा में है। हाँ, एक होता है पत्ता से भी, पत्ता को भी फेंक दीजिएगा तो वह पौधा बन जाता है ब्रायोफाइटा, जिसका नाम क्या होता है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम है, एक पत्ता हो गया, मान लीजिए यह पत्ता, इस पत्ता को आप कहीं फेंक देते हैं तो यह पत्ता अपने आप वृद्धि करके एक पौधा का रूप ले लेता है, एक पौधा का रूप ले लेता है। तो ब्रायोफिलम ही इसका नाम है। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पत्ता से होने वाले कायिक जनन, तो इसका ऑप्शन रहता है ब्रायोफिलम। ठीक है, तो जितना भी आपको यहाँ लिखाए हैं या प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग अगर कहीं कोने में लिखना चाहते हैं तो कोना में ज़रूर लिख लीजिएगा इसका उदाहरण। तना से और क्या, तना से, जड़ से और पत्ता से कौन कौन कायिक जनन होते हैं। ठीक है,
हम लिखा देंगे, अभी लिखा रहे हैं, नीचे लिखा देते हैं उदाहरण, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। हाँ लिखिएगा, कायिक जनन कोमा तना, पता और जड़ को ही कायिक अंग कहा जाता है। कायिक अंग कहा जाता है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत अगर आती होगी तो मेरी आवाज़ को सुनकर आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि जड़, तना और पत्ती को कायिक अंग कहा जाता है। ये अंग उपर्युक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए वृक्ष या पौधों का रूप ले लेते हैं। रूप ले लेते हैं कायिक जनन कहलाता है। ले लेते हैं जिन्हें कायिक जनन कहते हैं, जिन्हें चाहे जिसको काटिए, जिसे कायिक जनन कहते हैं। अब देखिएगा, इसका उदाहरण आपको लिखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। कायिक जनन होता है कि जड़, तना और पत्ता को कायिक अंग कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए वृक्ष, नए पौधे का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। लिखिए, आप लिखिएगा जड़ से, यहाँ लिख देते हैं हम। अब जड़ से कायिक जनन कौन कौन होता है, आपको याद है, शीशम में होता है, याद कीजिए आप, सेमहल में होता है, और बताइए, आम में दोनों तरह से होता है। आम में आप कलम काट के भी लगा सकते हैं और आम का आप लोग थैला काट के भी रोप सकते हैं, इत्यादि। आप लोग सोच के लिख लीजिएगा, आप लोग अपना से सोचिए और लिख लीजिए। पता से आपको बता ही दिए हैं, ब्रायोफिलम, और हो गया तना से आपको बता ही दिए हैं। तना से जिसको तना काट कर रोप दिया जाता है और पौधा का रूप लेता है, जैसे गन्ना। कोई फूल ले लीजिए, गुलाब को क्या किया जाता है, गुलाब को काट दिया जाता है, ले जाकर रोप दिया जाता है। गांव में गुलाब ऐसे रोपता है, इतना बड़ा चोरा के लाता है। गांव में तो कोई नहीं देता है फूल, अगर दे दिया तो गलती से जाता है इतनी जगह डेहनी चोरा लाएगा और चुपचाप रोप देगा, उस पर गोबर साट देगा, बस इधर से पनकी दे देता है। चलिए, कायिक जनन लिखिए, कायिक जनन लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, लाइट में अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, थोड़ा आप देख लेते हैं। अच्छा, कोई नहीं, चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में अंतर बताना है। तो जैसे अंतर कभी भी लिखते समय आपको हम यही बताए हैं कि एक साइड आप धमनी लिखिएगा और दूसरे साइड शिरा लिखिएगा और दोनों को बीच से काटिएगा और लिखिएगा धमनी क्या है और शिरा क्या है, आपको यही लिखना है ना। आसान चीज़ लिखा जाता है ताकि परीक्षा में वो चीज़ भूल ना जाए। अब बहुत बड़ा चीज़ लिख लिए, रट रहे, रट्टा नहीं मरना है। हमारे यहाँ रट्टा का कोई जवाब नहीं, आप समझिए, चुपचाप एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, आपका हो जाएगा। रटने से नहीं होता है। और जो यह मेंस जैसा है, आपका ऑब्जेक्टिव का परीक्षा नहीं है कि OMR पर केवल रंग देना है, गलत होगा चाहे सही होगा, OMR पर रंग देना है। लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको बिना लिखे हुए नहीं होगा, आपकी सोचन शक्ति देखा जाता है, आपने क्या सोचा, क्या लिखा, आपका मानसिक विकास वहाँ देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ धमनी तथा शिरा में जो अंतर लिखना है, आपको लिखना है, हृदय से ऑक्सीजन रूपी रक्त को
लेकर शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाती है। सभी हिस्सों तक क्या करती है? पहुंचाती है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन रूपी रक्त को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाती है। लिखिएगा, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाती है। जस्ट इसका उल्टा, यह हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाती है, लेकिन यह होता है सभी अंगों से ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन रूपी, यहाँ ऑक्सीजन रूपी नहीं, यहाँ किसका प्रयोग होगा? ऑक्सीजन रहित, सहित ना, रहित रक्त को हृदय में वापस लाती है। चलिए, इसका दूसरा लिखिएगा, लिखते रहिए, लिखना नहीं छोड़ना है। यकीन कीजिए, अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रहा हो तो आप रजाई में नहीं रहिए, निकल कर टेबल कुर्सी लगाइए, फिर बैठिए, फिर लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि एक दिन में आप सोचिएगा कि हमका सोचने की शक्ति बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं है। शरीर की गहराई में स्थित होती है। यह जो धमनी होती है, यह शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। यह शरीर की गहराई में क्या होती हैं? स्थित होती हैं। देखिए, जबकि गहराई होगा तो ऊपर होगा, जबकि यह त्वचा के समीप होती हैं। देखिए, यह त्वचा के पास में होता है। देखिए, यह जो त्वचा के पास में जो है, इसी को क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। जो मोटा वाला नस है वह धमनी है। हृदय को क्या करता है? हृदय से जितने शुद्ध रक्त है, यह शरीर के सभी अंगों तक पंप करके पहुंचाता है, ये धमनी है। और सिरा क्या करता है? सभी अंगों से खींचकर वापस हृदय में लाता है। एक बात में, और यह गहराई में पाया जाता है, जबकि यह त्वचा के पास ही पाया जाता है। इसमें कपाट नहीं होते हैं, धमनी में कपाट नहीं होते हैं। 3 नंबर लिखिएगा, इसमें कपाट नहीं होते हैं, जबकि इसमें कपाट होते हैं। बस इसका उल्टा कर देता है, हो गया। इतना लिख देते हैं, तब का 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। 2 नंबर आपका डन है। इसमें कपाट होता है, इसमें कपाट नहीं होता है। इसमें गहराई में होता है, या ऊपर ही होता है, त्वचा के पास से होता है, और ये ऑक्सीजन को सभी अंगों तक ले जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के हृदय में लाता है वापस। हो गया? नहीं याद होगा? आप याद कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है, लिख लिए। अगर आपको लगता होगा कि हमने नहीं लिखा, तो वीडियो को रोक दीजिए, पुनः लिखिए। आप वीडियो कैसे रोकिए, फिर लिखिए, फिर क्लिप करके आगे बढ़िए। ठीक है? धमनी और सिरा में अंतर समझ में आ गया? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी लाजवाब है। पौधों में भोजन कैसे होता है? आपने 28 कर लिया, 29 ठीक है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हम लोग का भी सपोर्ट करिए। आरडीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों को पास शेयर कीजिए। और एक और अच्छी बात है कि हम लोग नए साल में और नया बैच जो लगातार लाइव क्लास आने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग के छोटे भाई होंगे, छोटे मित्र होंगे, आप लोग के जो भी, उनको बताइएगा कि 2027 के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा यह क्लास पुनः चलने वाला है बहुत जल्द। आप लोग उनको ज़रूर बताइएगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है?
भोजन, आपको याद होगा भोजन। तो भोजन कैसे होता है, तो लिखिएगा इसका आंसर, पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, सॉरी, यहाँ देखिएगा, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। अब फूड मतलब खाना, खाना मतलब भोजन, आपको याद है। जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, ज से जाइलम, ज से जल, तो जल का स्थानांतरण होता है किसके उत्तक द्वारा, तो जाइलम उत्तक द्वारा। कोई दिक्कत है? लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन को, प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन को, प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन को ऊर्जा खर्च करके पौधों के अन्य हिस्सों तक ले जाता है, तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम फर्स्ट से फूड, अब फूड मतलब भोजन होता है, तो याद रखने का मतलब आपका, अब ट्रिक मानिए चाहे जो मानिए, ट्रिक तो है नहीं आप, लेकिन छोटा सा क्लिप है, आपको याद रहेगा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है वो ऊर्जा खर्च करके पौधों अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, फ्लोएम उत्तक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग को लगता है कि परीक्षा बहुत दिन है तो भूल जाइए, आपका परीक्षा कब बीत जाएगा, अब समझिएगा, आपका परीक्षा कब बीत जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। 15 दिन बचवे किया है, 15 दिन यूँ ही निकल जाएगा देखते देखते। और परीक्षा में आप लोग लिखिएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न नहीं आता है आपको, ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं आता हो। आपने अगर सब विषय को अच्छा से पढ़ा है, आपका सिलेबस बहुत अच्छा है, तो जो प्रश्न नहीं आता है कुछ ना कुछ लिखना है उसमें, उस लायक लिखिए जिससे आपका नंबर कोई देखे, कोई पढ़े तो नंबर दे दे। अब खाली कॉपी छोड़ के आ जाइएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। और आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न है, और इसी के साथ हम सेट 3 को कंप्लीट करेंगे, और कल का क्लास होने वाला है हमारा सेट 4, जिसमें 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमने बता दिया है कि मैं 5 सेट करवा रहा हूँ साइंस में तीनों साइंस है, तीनों साइंस से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी से भी मिलेंगे, फिजिक्स से भी मिलेंगे, और केमिस्ट्री से, तीनों से आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा यह प्रश्न है, रक्त जमने में पट्टिकाणुओं का क्या भूमिका है। 30वां प्रश्न है, पट्टिकाणुओं का क्या महत्व है या भूमिका होता है। पट्टिकाणुआ हिंदी में बोले तो, सॉरी इंग्लिश में बोले तो प्लेटलेट्स, और हिंदी में पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, तो आपको याद होगा, जब भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या कट जाता है तो यही प्लेट से रक्त को जमने में मदद करता है, रक्त को थका बनाने में मदद करते हैं, रक्त को थका या जमने में जो मदद करते हैं, यही हिंदी में पट्टिकाणु बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेटलेट्स बोलते हैं। यही प्लेटलेट्स रक्त को थका बनाते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, रक्त जमने में पट्टिकाणुओं की भूमिका अहम होती है,
अहम होती है क्योंकि पट्टिकाणुओं की भूमिका अहम होती है क्योंकि जब भी हमें चोट लगता है, जब भी हमें चोट लगता है जिससे खून शरीर से बाहर निकलता है, जिसके कारण रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो पट्टिकाणुओं ही, तो प्लेटलेट्स ही, पट्टिकाणु ही रक्त को जमने अथवा थक्का बनाने में मदद करते हैं। इतना आप लिख सकते हैं कि रक्त जमने में पट्टिकाणुओं की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब भी हमारा एक्सीडेंट होता है, चाहे किसी घटना के कारण खून अचानक बाहर आने लगता है, तो उनको रोकने के लिए, थक्का बनाने के लिए वह प्लेटलेट्स ही काम करता है। ठीक है। अगर रक्त थक्का ना बने तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए अचानक एक्सीडेंट होता है और रक्त का थक्का न बनता हो, अगर रक्त थक्का नहीं बनेगा तो पूरा रक्त क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो रक्त तो थक्का बनाता है, तो जो छिद्र से खून आती है, जहाँ से फटता है वहाँ से खून आती है, उसको थक्का बना के उस पर लेयर चढ़ जाता है और रक्त को आने से बाहर रोक देता है। यही प्लेटलेट्स का काम होता है। प्लेटलेट्स अगर जीवन में कम हो जाए तो बस टाइम नहीं लगेगा आदमी को बचने, टाइम नहीं लगेगा। चलिए, आज का क्लास हमारा इतना ही रहा। हम मिलते हैं अगले क्लास की ओर। अगला क्लास हमारा सेट 4 होगा। हमने 3 सेट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है। जाते जाते एक बात बता के जाएंगे, अब आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है। यकीन मानिए और मेहनत करना सीखिए, क्योंकि मेहनत आज नहीं कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट बनने वाला है जीवन भर के लिए बनने वाला है। और यह रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट, सब कोई पूछता है कि बउआ या बबी आपका रिजल्ट कितना आया है। तो थोड़ा इस बात को गौर कीजिएगा और लगन के साथ मेहनत कीजिए। 15 से 20 दिन खूब मन लगा कर पढ़ लीजिए, उसके बाद चैन का नींद सोइए, आराम से 2 महीना सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 दिन आपको लगना चाहिए, इतना मेहनत करना होगा कि हम 400 से ऊपर, हमारा टारगेट 400 रखा गया है, लेकिन आप 450 460 ला के दिखाइए हमें। मिलते हैं पार्ट 4 में, अगली क्लास में। धन्यवाद।